अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल वाला सवाल मैंने कहा था दोबारा करिएगा और रिकंसिलिएशन भी बनाइएगा। तो रिकंसिलिएशन टैली थोड़ा सा फर्क है, 0.0 राउंड ऑफ का फर्क है, वरना 0.04 का तो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो 0.1 है। बजटेड प्रॉफिट कितना? 5। सेल प्राइस वेरिएंस 9.4। पॉजिटिव नेगेटिव? सेल वॉल्यूम वेरिएंस नेगेटिव हो तो बोलना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1.7 नेगेटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस 0.54 नेगेटिव। लेबर रेट वेरिएंस 4। 0.18 नेगेटिव। 6.6 अच्छा 0.04 ठीक है। 8.12 जबकि कैलकुलेट क्या किया था हमने? टैली तो कर गया। सवाल दोबारा कहा था कर लें। स्प्रिंग 13 एक सवाल मैंने परसों दिया था होमवर्क, और वो आप लोगों ने कल नहीं किया हुआ था और कसमें खाई थी, वादे किए थे, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप वादे के सच्चे निकले और ये सवाल कर लिया। हाँ जी, स्प्रिंग 13 क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने इसमें आपको सोल्यूशन अमेंड करके दिया था क्योंकि ये जो 4 वेरिएंसेस हैं ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये अब नहीं आपकी किताब में, तो इसलिए इसको मैंने अमेंड करके दिया था सोल्यूशन। इसमें मटेरियल में कोई मसला अगर किया है सवाल? मटेरियल का केस 1 है, केस 2 है? 1 है। क्यों? क्योंकि कहीं परचेज यूज्ड अलग बताया नहीं है, तो केस 1 है। मटेरियल की इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, इसमें फिर भी अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकली? स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 2 कर रहा हूं डिस्कस। एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकली? 504,000 दिया हुआ था और 1 किलो का रेट दिया हुआ था, तो उससे डिवाइड कर लें तो AQ निकल आएगा। लेबर में मसला हो सकता है, वो बताता हूं। चलें, जिनको है, कुछ मालूम लोग जो होते हैं क्लास में, डायरेक्ट लेबर का रेट है 150 पर आवर, लेकिन आपको जो उसका टाइम बताया हुआ है वो मिनट्स में बताया हुआ है, तो उसको आवर कर लेते हैं। जैसे दी स्टैंडर्ड लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 30 मिनट्स, यानी आधा घंटा, तो स्टैंडर्ड बन गया आधा घंटा। और इसी तरीके से जो एक्चुअल है वो 33 मिनट्स लगे, तो 27,000 यूनिट्स बनाने पे असल में 33 मिनट्स लगे, तो घंटे कितने लगे? ये एक्चुअल आवर्स आ गए। क्योंकि रेट पर आवर है ना, तो हमने फिर स्टैंडर्ड को भी और एक्चुअल को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये लेबर है। और इसमें आपने कुछ पूछना है तो पूछें। सब में? क्योंकि उसने ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया है।
सवाल में लिंक किया तो है 12 रुपए पर लेबर आवर, ऊपर वाले टेबल में देखो। तो जब उसको लेबर से लिंक कर दिया तो क्वांटिटी तो लेबर वाली आएगी। जी बोलिए आप। अच्छा ये मेरे से एक बात मिस होगी, मुझे आपको कहना चाहिए था कि इसमें ना कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी निकालना था। ये जो होता है ना 4 वेरिएंस मेथड होता था एक, इसमें कुछ 4 तरह से वेरिएंस निकालते थे ओवरहेड्स के, तो उनमें ये एफिशिएंसी और कैपेसिटी भी निकालते होते हैं। तो मैंने इसके सवाल की रिक्वायरमेंट तो आपको कह दिया था कि 4 वेरिएंस मेथड उड़ा दें, लेकिन साथ ये लिख लें कि फिक्स्ड ओवरहेड्स के एफिशिएंसी और कैपेसिटी भी निकालना। तो ये सवाल की रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में मटीरियल, लेबर और ओवरहेड के जो वेरिएंसेस लिखे हैं रिक्वायरमेंट में, आप खुद लिख लें, क्योंकि 4 वेरिएंस मेथड ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये अब नहीं है। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट में लिख लें कि फिक्स्ड ओवरहेड्स, कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों भी निकालने। कैसे पता चलेगा आपको पेपर में निकालने कि नहीं निकालने? नाम लेके अलग से वो बता देंगे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो नहीं, वो जो 15 दिए में उससे नहीं पता चल रहा, ये इससे नहीं पता चल रहा। नहीं, यूज तो हो रहे थे बजटेड आवर्स के तौर पे यूज तो हो रहे थे, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट से कैसे पता चलेगा कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? वो बता रहा हूँ कि सवाल वाला बताएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एफिशिएंसी और कैपेसिटी निकालने। स्प्रिंग 13 बताएं भाई, जिसने किया है, कुछ पूछना है तो। अच्छा, अब कितने लोग हैं जिन्होंने स्प्रिंग 13 किया हुआ है? ठीक है जी, शाबाश। स्प्रिंग 13 में कोई और सवाल? ओवरहेड्स के वेरिएंसेस की और प्रैक्टिस करते हैं, मैं ही करता हूं बोर्ड पे। अब आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन भी हमने क्या किया था, स्प्रिंग 16 कर लिया और स्प्रिंग 13 हो गया। ऑटम 17 पे आए। ऑटम 17, ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 7। ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, एग्जामिनर को बड़ा पसंद है ये स्टाइल, ये 2-3 दफा पूछा गया है। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो रिक्वायरमेंट की वर्डिंग है ये एग्जामिनर को पसंद है, ये 2-3 दफा पूछी है उसने वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने में करता हूं बोर्ड पे। सितंबर 2017 क्वेश्चन नंबर 7। अगर बेटा आपको वेरिएंस वाला चैप्टर में मुश्किल आ रही है ना, तो कॉस्ट में आगे मुश्किलें बढ़नी है, ये बात तो तय है, आगे मुश्किलें बढ़नी है। इसलिए आपको अपनी एफर्ट बढ़ानी पड़ेगी। आपको अगर चीजें मुश्किल लग रही है तो आप उनको बार बार रिवाइज करिए। छोड़ना तो छोड़ दें, मर जाके। अगर करना है तो फिर आपको अपनी एफर्ट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसने तो और मुश्किल ही होने आगे कॉस्ट में। सवाल का जिक्र इसलिए करता हूं कि पढ़ लें। सितंबर 2017 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। अभी ये क्या क्या बांट रहे हो? हाँ, उससे पहले भी कागज दिया कोई? ये दोनों करने लगे ना।
अच्छा, ये आप दो कागज पहुंच रहे हैं आप तक अभी, और ऑनलाइन वालों के मैं कोर्स में रख रहा हूं। एक तो होमवर्क का सलूशन है, एक सवाल होमवर्क दूंगा उसका सलूशन है, और एक ना वेरिएंस की मैंने एहतियातन एंट्रीज वो बना के दिए हैं। आईकेप की बुक में 2-3 एंट्री जिक्र थी, तो मैंने उनको 5-6 करके आप तक पहुंचा दिया। वेरिएंस से रिलेटेड एंट्रीज, एक ये कागज पहुंचेगा। अभी आजकल में किसी को पढ़ के समझ आता हो तो ठीक है, ना समझ आता हो तो जब हम कॉस्ट वन प्रोडक्शन वाला चैप्टर एंड पे करेंगे तो तब ये पूछ लीजिएगा, ये कागज निकाल के दोबारा। 2 कागज पहुंचेंगे, एक वेरिएंस की रिलेटेड एंट्रीज हैं, वो एक कागज है बस, हस्बे तौफीक जो पढ़ना चाहे, और दूसरा कागज आज के होमवर्क का सलूशन होगा। हाँ जी, सवाल पढ़ ले तो मैं शुरू करूं। रिक्वायरमेंट 1 में तो एंट्री मांगी है ओवरहेड्स की, ये एंट्री चलो करते हैं एंड पे। पॉइंट नंबर 2 में उसने ना डायरेक्टली ये नहीं बताया कि वेरिएंस निकालने, वर्ड बेशक वेरिएंस का लिखा नजर आ रहा है, लेकिन ये जो वर्डिंग यूज की है, एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे सोचे हुए खर्चों और एक्चुअल खर्चों में फर्क आया है उसको एनालाइज कर रहे हैं ना, कि किस वजह से फर्क आया है। जैसे मटेरियल में फर्क किस वजह से आया, प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं, यूजेज वेरिएंस निकाल रहे हैं, लेबर में फर्क किस वजह से आया, ओवरहेड में किस वजह से आया, हम एनालाइज कर रहे हैं। जब मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पढ़ाए थे, तो जो फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस था उसकी शान में एक मैंने बात अर्ज की थी कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस है, ये ही अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। इसी तरह जब हमने ये फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स की तमीज नहीं की थी, बिल्कुल शुरू में जब चैप्टर ओवरहेड्स पढ़ा था, तो वहां पर हम जब अप्लाइड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड्स ले रहे थे, तो वो कौन से ओवरहेड्स थे, फिक्स्ड थे कि वेरिएबल थे? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पढ़ा है तो मैंने फिक्स्ड वेरिएबल तोड़े हैं, उससे पहले तो मैंने नहीं तोड़े थे। उससे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग में ओवरहेड्स अप्लाई कर रहे थे, ओवरहेड्स वाले चैप्टर में अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट किया था। वो कौन से ओवरहेड थे, फिक्स्ड थे कि वेरिएबल थे? दोनों थे। तब तक हमने इनको टोटल चलाया हुआ था, तब तक फर्क नहीं किया था। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पड़ा है तो फर्क करना पड़ा, वेरिएंस में फर्क कर रहे हैं हम। इसी तरह आगे डिसीजन मेकिंग में जाएंगे, वहां भी फर्क करेंगे। तो उसने रिक्वायरमेंट में पूछा है एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स? दोनों ओवरहेड्स। और अंडर ओवर अप्लाइड वेरिएंस वाले कॉन्टेक्स्ट में किस चीज को हम कह रहे हैं? नहीं, वेरिएंसेस के नोट्स निकालें, वेरिएंसेस के नोट्स पे आए। उनमें एक है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के फार्मूले। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है। फिर उस वॉल्यूम वेरिएंस को मजीद 2 टुकड़ों में तोड़ा था। फिक्स्ड ओवरहेड का एक टोटल वेरिएंस है, इसको तोड़ा था फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर में और वॉल्यूम में। फिर इसको मजीद 2 हिस्सों में तोड़ा था, कैपेसिटी में और एफिशिएंसी में। इसको क्या नाम दिया था मैंने? ये अंडर ओवर। इसी तरीके से ये तो हो गए फिक्स्ड। वेरिएबल एफओएच के जो वेरिएंसेस पड़े, उनमें भी तो एक टोटल था ना, और उसके 2 टुकड़े थे। क्या? एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। ये सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड की बात हो रही है। स्टैंडर्ड कार्ड में मैंने जब वेरिएबल की लाइन लिखी थी और फिक्स की लाइन लिखी थी, तो उन दोनों के रेट को मैंने ओआर बोला था। वेरिएबल का भी ओआर तो होता है कि नहीं होता है? उसका भी ओआर होता है। तो अगर हम सिर्फ वेरिएबल की बात करें तो ये टोटल क्या चीज है? ये भी यही है। दोबारा सुने,
हमने जब से मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़नी शुरू की है ना, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन और उसके बाद वेरिएंस, बेशक अप्लाइड सिर्फ फिक्स्ड लेके चले हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स का भी ओएआर होता है या नहीं होता? और ये जो स्टैंडर्ड कार्ड में वेरिएबल ओवरहेड की लाइन लिखी होती है, उसमें जो स्टैंडर्ड रेट आ रहा होता है वो क्या है? वो वेरिएबल ओवरहेड का ओएआर ही है। तो जब वेरिएबल ओवरहेड्स का भी ओएआर है, फिक्स्ड का भी ओएआर है, तो फिर दोनों के इसका मतलब अप्लाइड है, तो इसके दोनों में अंडर ओवर अप्लाइड है। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में इनका ग्रैंड टोटल है, ये अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और जो वेरिएबल ओवरहेड में इन दोनों का टोटल है वो अंडर ओवर अप्लाइड वेरिएबल एफओएच है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट देखिए, उसने कहा है कि एनालाइज अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स। किनकी बात हो रही है? दोनों की बात हो रही है। यानी वो ये कह रहा है कि ये जो फिगर्स है ना, इनको आप फर्दर एनालाइज, फर्दर तोड़ें। किस में तोड़ें? इनटू एक्सपेंडिचर हो गया, आगे एफिशिएंसी हो गया, और यानी उसने आपसे कहा है कि आप वेरिएबल ओवरहेड्स के भी ये दोनों वेरिएंस निकाल दें और फिक्स्ड ओवरहेड्स के ये तीनों वेरिएंस निकाल दें। ये है सवाल की रिक्वायरमेंट, और ये सवाल की रिक्वायरमेंट 2-3 दफा टेस्ट हुई है कि उसने ओवरहेड्स को अंडर ओवर अप्लाइड बोला और उसको फर्दर एनालिसिस करने को कहा। तो इसका मतलब है कि हमने ओवरहेड्स के सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। ये एक स्टाइल है क्वेश्चन का कि एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू, तो इससे मुराद है कि ओवरहेड्स के हमने ये डिटेल्ड वेरिएंस निकालने हैं। हाँ जी, रिक्वायरमेंट 2 की वर्डिंग ओके। चलें आप कैलकुलेट करते हैं। खत्म हो गए? चलें ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये रिक्वायरमेंट 1 की वर्डिंग पढ़ के बात समझ आ गई? yes, जी जी सर की आवाज आई है। पूछा है कुछ? वेरिएंसेस निकालने हैं तो स्टैंडर्ड कार्ड बनाए रहने ने, बनाना है स्टैंडर्ड कार्ड पूरा ना सही, वेरिएबल और फिक्स्ड वाला ही काफी है। स्टैंडर्ड कार्ड में चीजें पूरी करके लिख लेना तो वेरिएंस निकालने में हेल्प होती है। अब हमें इसमें मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस तो नहीं निकालने, बस ओवरहेड्स के निकालने हैं। तो इस तीसरे कॉलम की जरूरत भी नहीं है। तीसरा कॉलम तो तब बनाते जब पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकलता। अब तो निकालने सिर्फ वेरिएबल और फिक्स्ड के ओवरहेड वेरिएंस हैं, इन दो काफी। फिर भी अगर किसी को दिल पे बोझ महसूस हो, बुरा लगे, मतली हो, तो वो साथ ये टोटल भी बना ले। वेरिएबल ओएआर वो यहां लिखेंगे और फिक्स ओएआर यहां लिखेंगे। ये दो चीजें हम स्टैंडर्ड कार्ड में लिख लें, इसके बाद फिर वेरिएंसेस निकालते हैं। हाँ जी, सवाल में कहाँ हैं इनके स्टैंडर्ड रेट्स, कहाँ से निकालें? कुछ भी, चलो क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी लेबर आर के मशीन आर्स कैसे पता? सवाल में डाटा ही लेबर आर का है तो लेबर आर्स ही होंगे। तो यहां कितना लिखूं? यहां क्या लिखूं मैं? हम यहां पर क्या फिगर लिखते हैं? आर्स पर यूनिट। तो क्या करें देखें। अच्छा, हम स्टैंडर्ड कब कैलकुलेट करते हैं? साल के शुरू में। अब जब साल के शुरू में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो ऊपर वाला टेबल है इसमें से तीसरी वाली लाइन पता लग चुकी है हमें, एक्चुअल वाली लाइन। हम स्टैंडर्ड साल के शुरू में कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो ऊपर वाला टेबल है उसमें एक्चुअल वाली लाइन पता लग गई हमें? नहीं। तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने के लिए वो बजट वाली लाइन ही अवेलेबल है। तो क्या पता चल रहा है उससे? उससे ये पता चल रहा है कि हमने बजट किया था कि 8000 यूनिट्स बनाएंगे और 8000 यूनिट्स बनाने के लिए 24000 आवर्स लगेंगे। तो पर यूनिट कितने? 3। तो ये आ जाएगा 3 आवर्स। चलिए 3 नहीं समझ आया तो ये मकड़ी से पूछते हैं। 24000 आवर्स 8000 यूनिट्स के लिए
अब आगे रेट देखिए, रेट क्या क्या करें, कैसे 3.6 मिलियन है, उसको लेबर आवर से डिवाइड कर लिया, कितना आ गया, किसके सामने लिखूं, दरमियान में करके लिख दूं, ये तो दोनों का है, दोनों का सेम है। 36 लाख क्या है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स, दोनों बजटेड ओवरहेड्स हैं, हमने तो तोड़ना है इनको, तो तोड़ें कैसे, इस टेबल के जस्ट नीचे दिया हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स वर बजटेड एट 12 लाख, तो उस 36 लाख में से 12 लाख फिक्स्ड हैं, तो बाकी 24 लाख बस अब इन दोनों के अलग अलग निकल आएंगे वो यार। फिक्स्ड ओएआर के लिए 12 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 और वेरिएबल ओएआर के लिए 24 लाख डिवाइडेड बाय 24,000, ये ऐसे निकलेगा स्टैंडर्ड रेट। ये बात दोबारा देखिए, ये जो यहां पर हम रेट लिखते हैं ये ओएआर ही होता है ना, तो ओएआर होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, तो बजटेड आवर्स तो दिए हुए 24,000, लेकिन जो बजटेड ओवरहेड्स हैं हमें इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग लाइनें हैं। तो इस 36 लाख में से 12 लाख फिक्स्ड हैं, ये टेबल के नीचे लिखा हुआ है, तो 36 में से 12 अगर फिक्स्ड हैं तो बाकी 2.4 मिलियन वेरिएबल होगा, तो ये फिक्स का ओएआर और ये वेरिएबल का ओएआर, और ये ओएआर यही है जो स्टैंडर्ड रेट होता है। तो स्टैंडर्ड रेट आ गया 100 और 50, जरूरत इनकी ही है, फिर भी कोई अगर दिल कर रहा लिखने का तो यहां 300 लिख लें और यहाँ 150। ये स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। अब इससे हम लोग ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालते हैं। दो पेजेस सब तक पहुंच गए। अच्छा ये भी देख रहे हैं दोनों सेम ही तो नहीं आ गए, एक स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन होगा और एक के ऊपर कुछ एंट्रीज लिखी होंगी। ठीक है, मिल गया सबको। अब यहां से वेरिएंसेस निकालते हैं। ये क्वेश्चन 7 जो हम कर रहे हैं सितंबर 17, ये 2-3 दफा रिपीट हुआ है इस तरह का। ये स्टाइल पसंद है एग्जामिनर को, ये फर्दर एनालाइज करें अंडर ओवर अप्लाइड को। वेरिएंसेस निकालने हैं, कौन कौन से निकालने हैं, सारे ही तो निकालने हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी और एफिशिएंसी। तो ठीक है, पांचों निकाल लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फार्मूला होता है इसका स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना 100 इनटू एक्चुअल आवर्स कितने हैं, ऊपर टेबल में नजर आ रहे हैं। एक्चुअल आवर्स हाँ जी 25,000 25,000 माइनस ये क्या चीज होती है, टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए 3.9 मिलियन दिए हुए, ये वेरिएबल है, ये दोनों हैं। तो अगर हम इनको तोड़ सकें तो हमें वेरिएबल वाले यहां लिखने हैं। 3.9 को कैसे तोड़ें भाई, कोई हिंट? ये पहले मुझे लगता है कि एक सवाल करते हुए ना मैंने बात की हुई है। हाँ, मैंने ऑटम 20 मार्जिनल कॉस्टिंग का सॉल्व किया था। तो हमें इस वक्त हिंट ये मिल रहा है कि आपको ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दिए। ये कहां से आ गया ओवर अप्लाइड? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीडेड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, यानी ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर ज्यादा आ गए तो ओवर अप्लाइड है। तो आपको ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं। अब अगर अप्लाइड पता चल जाए और ओवर अप्लाइड दिए हुए हैं तो एक्चुअल तक पहुंच जाएंगे, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पता चल जाए तो एक्चुअल वेरिएबल कैसे पता चलेंगे? 3.9 में से डिफरेंस ले लेंगे। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालें जी?
अप्लाइड निकालने के दो तरीके बताए थे आपको। अगर आपने स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट वाला यूज करना है तो इनटू, अगर आपने अप्लाइड की बात कर रहा हूं, अगर आपने ये पर यूनिट वाला रेट यूज करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और अगर पर आवर वाला यूज करना है तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। तो अभी जब नजर आ ही रहे हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है तो ये यूज कर लेते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन दी भी है ना कितनी, 86, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए 150 इंटू 8600, 1290000। अच्छा, ये वर्किंग वन हो क्यों रही है, क्या कर रहा हूं मैं? हमें चाहिए एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, नहीं दिए हुए, टोटल दिए हुए हैं। तो अगला हिंट ये मिला कि इन टोटल में से अगर एक्चुअल फिक्स्ड माइनस कर लें तो बाकी एक्चुअल वेरिएबल बच जाएंगे। एक हिंट मिल गया कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढ लेते हैं, वो भी नहीं है। उसका हिंट ये मिल रहा है कि ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं, तो अगर हम किसी तरह अप्लाइड ढूंढ लें तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तक पहुंच जाएंगे। ये किया काम। अब अप्लाइड फिक्स से एक्चुअल तक कैसे पहुंचे? ओवर अप्लाइड का मतलब है अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है। तो अगर इसमें से हम ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर दें, कितने हैं? तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब आगे ये तलाश शुरू किस चीज की हुई थी? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स की। अब कैसे करें? टोटल एक्चुअल दिए हुए हैं, उनमें से माइनस कर लेते हैं इनको। कितने दिए हमें? 3.9, तो इसका डिफरेंस ले लें 26, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए। अब आपको ये पेपर में कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बेटा आपको हिंट ये दी थी कि जब मिसिंग फिगर्स हो तो आप देखें सवाल में हिंट क्या है, एक हिंट तक पहुंचे, फिर वहां से एक और हिंट मिलेगा, फिर एक और हिंट मिलेगा, इसी तरह से मिसिंग फिगर्स निकालते हैं। वन 130,000 नेगेटिव। अरे बंद क्यों कर दिया? गर्मी हो जाएगी क्लास में। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस डन। वेरिएबल ओवरहेड्स कौन सा? एफिशिएंसी वेरिएंस। फार्मूला स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 100 रुपए, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते होते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू ये वाले आवर्स। कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन? 86, 8600 इंटू 3 25 माइनस 100 इंटू एक्चुअल आवर्स कितने? 25,000, 80,000 पॉजिटिव। स्टैंडर्ड आवर्स निकालते हैं एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड में लिखे हुए आवर्स। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 8600 इंटू 3, ये ऐसे क्या आ गया? फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड भी दिए हुए हैं 12 लाख और एक्चुअल ये निकाल लिए। एक्चुअल दिए, बजटेड टेबल के नीचे दिए हुए सवाल में, और एक्चुअल ये हमने निकाले। फिक्स्ड ओवरहेड्स, एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो आर तो यही है, रेट बस 100 की जगह 50 कर देंगे। पॉजिटिव। और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स। ये भी सारे दिए हुए हैं आवर्स। 50 इंटू एक्चुअल आवर्स 25,000 माइनस 50 इंटू बजटेड आवर्स कितने टेबल में आ रहे हैं? 24,000, 50,000 पॉजिटिव। ये फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस हो गए। अच्छा, नोट करते रहे, ये आखिरी बात सुन ले सारे। जब आपको इस तरह से कहा हो ना कि अंडर ओवर अप्लाइड फर्दर एनालाइज कर दें, क्योंकि उसने अंडर ओवर अप्लाइड को तोड़ने को कहा है, तो अब सारे वेरिएंसेस निकालने के बाद इनको जोड़ें और उसको नाम दें कि अंडर ओवर अप्लाइड है। दोबारा सुने, ये सारे वेरिएंसेस कर लिया आपने, कैलकुलेट कर दें, पांचों को ऐड माइनस जो भी होना है, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस 30,000। ये सब करने के बाद आप इन सबको ऐड करें और इसको नाम दें जहां से सवाल शुरू किया था। ये है अंडर अप्लाइड ओवरहेड, इसी को तो हमने फर्दर एनालाइज किया था। इसलिए अगर आपको ये वेरिएंसेस नाम लेके पूछे तो बस हो गया आंसर। लेकिन अगर कहा है कि अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड को फर्दर एनालाइज करें, तो हमने इसको फर्दर एनालाइज किया है। इसलिए ये निकालने के बाद एंड पे इनका टोटल करके ये लाइन जरूर लिख देना। ये कैसे फैसला करें कि अंडर है कि ओवर है? ये शुरू में जब ओवरहेड्स पढ़ाए थे तो मैंने नेगेटिव लगाया था अंडर अप्लाइड को। जब शुरू में आपको चैप्टर 3 में पढ़ाए थे ना, तो मैंने तब माइनस साइन लगाया था अंडर अप्लाइड को, माइनस आ गया अंडर अप्लाइड। तो अगर अंडर ओवर अप्लाइड को फर्दर एनालाइज करने को कहा है तो वेरिएंस निकालने के बाद इनका सम एंड पे जरूर करना है। ये हो गई रिक्वायरमेंट 2 की सारी मेहनत।
हाँ जी, नोटेड। रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 1 क्या है? किसकी अकाउंटिंग एंट्री? फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड, नहीं दोनों मिला के। तो आपको वो जो एंट्रीज वाला एक पेज पढ़ाया था ना, उसमें ओवरहेड्स की मैंने 3 एंट्रीज बताई नहीं आपको। अगर है कहीं आसपास तो देख लें बेशक, नहीं तो मैं बोर्ड पे तो कर ही देता हूँ। है हाँ, वो जो चैप्टर पढ़ाना है ना, भी मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में जब एंट्रीज पे ले जाना था तो उस चैप्टर से मैंने पहला पेज पढ़ाया था आपको। उस पहले पेज में कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के नोट्स थे, उनमें मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में सिर्फ पहला पेज पढ़ाया था। उसमें ओवरहेड्स की देखिए 3 एंट्रीज कराई थी मैंने जी। वैसे तो रिक्वायरमेंट की वर्डिंग का ही आंसर वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप अगर सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस निकाल दें तो वो तो है ही अंडर ओवर अप्लाइड ना, फर्दर एनालिसिस किधर है? और वो जो सवाल की वर्डिंग है कि एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, वो कहां से निकले? तो इसलिए जब हमसे वेरिएंस एनालिसिस करने को कहा जाता है तो जो सारी डिटेल्ड एनालिसिस है वो करना होता है। ओवरहेड्स की 3 एंट्रीज बताई नहीं है, क्या क्या? मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाते हुए कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन नामी चैप्टर के नोट्स में से पहला पेज डिस्कस किया था बस। उस पहले पेज पे देखिए एंट्री नंबर 9, 10, 11 ओवरहेड्स की 3 एंट्रीज बोली थी, तो वही 3 मांगी है उसने। सवाल की रिक्वायरमेंट में कहा है ओवरहेड्स की अकाउंटिंग एंट्रीज कर दें, तो ये उन 3 एंट्रीज की बात कर रहा है, तो कर देते हैं। रिक्वायरमेंट 1, एक्चुअल ओवरहेड्स की क्या एंट्री होती है? वो देखे ना यार, उधर 9, 10, 11 एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश या एक्यूमुलेटेड डेब्ट्स एंड क्रेडिट। तो एक्चुअल ओवरहेड्स किधर है इस सवाल में? क्या हो गया, किधर किधर मर गए सारे? रिक्वायरमेंट 1 कर रहा हूं मैं। रिक्वायरमेंट 1 में ओवरहेड्स की एंट्रीज कहीं हैं, तो उन नोट्स में से एंट्री नंबर 9, 10, 11 देखिए, तो वो ओवरहेड से रिलेटेड एंट्रीज थी। पहली क्या? एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल की एंट्री। तो एक्चुअल ओवरहेड्स की एंट्री होती है एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश या एक्यूमुलेटेड, पता नहीं जो भी हो, वो क्रेडिट। तो इस सवाल में है एक्चुअल एफओएच कितने हैं? 3900। $39,000 है टोटल दिए में ना। एंट्रीज में तो हमें जरूरत ही नहीं फिक्स्ड और वेरिएबल तोड़ने की, एंट्रीज तो बस एफओएच की हैं। नेक्स्ट एंट्री अप्लाइड की क्या एंट्री होती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। अप्लाइड निकालने के 2 फार्मूले, चाहे स्टैंडर्ड रेट पर आर यूज करना है तो इनटू स्टैंडर्ड आर्स, और अगर रुपीस पर यूनिट यूज करना है ये क्या किया मैंने, ये ब्रैकेट में क्या किया? 450 क्या है? 300 प्लस 150, वो बन गया पूरा रुपीस पर यूनिट। कहाँ हुआ यार? इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। कितना आ गया जी? 3870। जो ओवरहेड्स की बेटा 3 एंट्री थी, मैं वो कर रहा हूं बस बोर्ड पे। अब आपको इन दोनों एंट्रीज देख के पता चल रहा है कि अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड नहीं पता चल रहा? ये एक्चुअल है, ये अप्लाइड है, ये एक्चुअल है, ये अप्लाइड है, तो अंडर अप्लाइड है कितना? तो ये वही 30,000 है। तो अंडर अप्लाइड की क्या एंट्री? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। ये रिक्वायरमेंट 1 का आंसर है। रिक्वायरमेंट 1 में कहा था अकाउंटिंग एंट्रीज बता दें जो ओवरहेड्स की होती हैं, तो 3 एंट्रीज होती हैं ओवरहेड्स की, एक्चुअल रिकॉर्ड करना, अप्लाइड रिकॉर्ड करना और इनका डिफरेंस अंडर या ओवर अप्लाइड रिकॉर्ड करना। जी 450 कैसे आया? स्टैंडर्ड कार्ड देखें जो बनाया हुआ है, एक 300 है और एक 150 है, 450 हो गया। अगर आपने रुपीस पर यूनिट वाला ओआर यूज करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर आपने रुपीस पर आर वाला ओआर यूज करना है वो भी कर लेते हैं।
रुपीस पर आर वाला ओ आर कितना 100 एक है 50 एक है 150 इंटू स्टैंडर्ड आर्स ये तो 150 इंटू 25 800 करना है अभी यही आएगा। ऑटम 17 क्वेश्चन 7 डन। अच्छा पार्ट बी का आंसर क्या करेंगे? ये कॉन्सेप्चुअली है, मतलब इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल सवाल हो सकते हैं अंग्रेजी वाले। पार्ट बी का आंसर क्या करेंगे? हाँ जी हाँ, हम यहाँ पर ये बताएंगे कि मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बाकी ओवरहेड्स के वेरिएबल और फिक्स्ड सेम होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड का कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं होता, इसलिए हम वो वेरिएंस भी नहीं निकाला करते। ये इसका आंसर होगा। 3 नंबर है। हाँ तो ये आप जब इंग्लिश में लिखना शुरू करेंगे तो 4 लेने तो बन ही जाएंगे। आप इसमें कहेंगे कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो ओवरहेड्स के वेरिएंसेस हैं उनके नाम लिख दें। वेरिएबल ओवरहेड्स के ये वेरिएंसेस हैं, फिक्स्ड के ये हैं। एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल के ये हैं, फिक्स्ड के ये हैं। 5-6 लाइनें भर गई। उसके बाद लिखें वो देखो ऊपर नजर आ रहा है ना ऐसे करके, वो देखो ऊपर आपको फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंड वॉल्यूम वेरिएंस नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओएआर नहीं होता, इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता। अब बन गई 6-7 लाइनें। क्वेश्चन 7 डन। अब आ जाइए आप स्प्रिंग 20 पे आ जाइए। स्प्रिंग 20 मैं करता हूं बोर्ड पे सॉल्व। इसमें वेरिएंसेस तो नॉर्मल हैं, वेरिएंसेस इतने मुश्किल नहीं है। इसमें सवाल में मेन अच्छी बात यह थी कि इनके ऊपर कमेंट करने को कहा था, तो इसलिए मैं ये खुद ही डिस्कस कर रहा हूं। अभी जितना भी हो सका करता हूं उसको पूरा। पहले होमवर्क वाले सवाल की डिस्कशन सुन लें। ये जो होमवर्क वाला सवाल है ना, ये एक दफा ही आया था लेकिन आ सकता है दोबारा। आप पहले खोल लीजिए स्प्रिंग 17। पहले होमवर्क वाले सवाल की डिस्कशन गाइडेंस समझ लें, फिर स्प्रिंग 20 करते हैं। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 6। स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 6। लंबा सवाल नहीं है, छोटा ही है, आधे पेज का ही है। पढ़ ले, मैं आपको उसकी गाइडेंस बता देता हूं, फिर वो बेटा होमवर्क है। स्प्रिंग 17 यानी मार्च 2017 क्वेश्चन नंबर 6। ये अपनी नौयत का वाहिद सवाल था लेकिन ये रिपीट हो सकता है। पहले पढ़ लीजिए फिर बताता हूं। अगर पढ़ रहे थे पढ़ लिया। चले मैं आपको सारा सवाल पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैं जो डिस्कस करने लगा वो पढ़े बगैर फायदा नहीं है डिस्कशन का। ये सवाल आपका होमवर्क है और इसमें मैंने बस अपने फॉर्मेट के ऊपर आपको सवाल सॉल्व कर दिया, वरना आईकेएफ वाला भी ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही बस अपने फॉर्मेट में सॉल्व करके दे दिया। अच्छा, इसमें वेरिएंस निकालने बड़े आसान थे तो मैंने 3-3, 4-4 लाइनों में लिखने की बजाय बस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर दिए क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर है इसके अंदर।
इस सवाल में वेरिएंस निकालना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर है इसके अंदर, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर अंदर ही सॉल्व करके दिए हैं। इस सवाल में आपको जो डाटा दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, वो स्टैंडर्ड कार्ड हो गया, ठीक है, प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड है या कुछ इसमें गड़बड़ है? हाँ जी, फिक्स वेरिएबल तोड़ के नहीं दिया हुआ तो बनाना पड़ेगा। इसमें मटेरियल और लेबर तो ठीक है, तीनों चीजें आ रही हैं, क्वांटिटी भी आ रही है, रेट भी आ रहा है, टोटल भी आ रहा है। अगर वेरिएबल और फिक्स भी ऐसे ही तोड़े होते तो बस ठीक है, बना हुआ स्टैंडर्ड कार्ड, फिर हम बनाते वर्किंग के अंदर, लेकिन इसमें वेरिएबल फिक्स अलग अलग नहीं दिए हुए, हमें तो वो अलग चाहिए होते हैं वेरिएंसेस के लिए, इसलिए आपको स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा जिसमें वेरिएबल फिक्स तोड़े। ये तकरीबन ऐसी टूटेगा जिस तरह अभी सवाल में मैंने तोड़ा था, वेरिएबल फिक्स ओवरहेड अलग अलग, स्टैंडर्ड कार्ड आ गया। पॉइंट नंबर 4 में एक्चुअल डाटा हो गया, पॉइंट 4 ये सारा एक्चुअल डाटा हो गया। पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि हेक्सा लिमिटेड इज यूजिंग अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, यानी ये बनाते अभी फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम करते हैं, ठीक है जी करते हैं। अब वो मार्जिनल पे जाना चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट बी पढ़े, बस पहला वर्ड ही, और रिक्वायरमेंट सी रिकंसाइल। अब ये पार्ट बी कौन सा रिकंसाइल है और पार्ट सी कौन सा रिकंसाइल है, चलें इस पे भी करते हैं बात। पार्ट ए रिक्वायरमेंट का पार्ट ए, आपसे बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा है या एक्चुअल? पार्ट ए रिक्वायरमेंट का पार्ट ए, कंप्यूट दी प्रॉफिट फॉर द मंथ, तो एक्चुअल। रिक्वायरमेंट बी की वर्डिंग पढ़े, हाँ जी, रिक्वायरमेंट बी में कहा है कि जो प्रॉफिट आपने ऊपर पार्ट ए में निकाला उसको रिकंसाइल करें किससे? एक्चुअल से। तो इसका मतलब पार्ट ए वाला एक्चुअल नहीं है, फिर बजटेड है। पार्ट बी नहीं, पार्ट ए बी दोनों मार्जिनल के हैं, पार्ट ए और बी दोनों मार्जिनल ही की चल रही है बात। पार्ट ए में जो कहा है कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ये लगता है पढ़ के कि एक्चुअल है, तो अगर ये एक्चुअल होता तो पार्ट बी में कह रहा है रिकंसाइल दी प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव, कहां अबव? पार्ट ए में विद एक्चुअल प्रॉफिट। तो इसका मतलब वो जो पार्ट ए वाला है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। अगर वो एक्चुअल होता तो फिर उसको वो एक्चुअल से रिकंसाइल करने को क्यों कहता? तो फिर पार्ट ए वाला प्रॉफिट क्या है? बजटेड भी नहीं है, बजटेड भी नहीं है। ये इस सवाल में एक नई बात टेस्ट हुई थी जो ना पहले ना बाद में कभी टेस्ट हुई। कहा हुआ है कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, यहां तक एक्चुअली बात हो रही है, लेकिन जो अगली लाइन, जो अगला सेंटेंस का हिस्सा बन गया ना, यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, मार्जिनल कॉस्टिंग, इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअली हुआ यूनिट्स तो वही लें, लेकिन जो उस पर रुपए लगाने हैं वो स्टैंडर्ड वाले लेने हैं। ये बात दोबारा कहा है कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो ये बजटेड प्रॉफिट नहीं मांगा हुआ, ये एक्चुअल मांगा हुआ है, लेकिन यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, तो यूनिट्स वही। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 जो टेबल बना हुआ है, पॉइंट नंबर नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल एज वेल एज बजटेड सेल 10,500 यूनिट्स हैं, तो हमने एक्चुअली कितने यूनिट्स बेचे? ये जो एक्चुअली 10,500 यूनिट्स बेचे, इन 10,500 यूनिट्स को ही लें, लेकिन रुपए कौन से लेने हैं? स्टैंडर्ड वाले। ये रिक्वायरमेंट ए का मतलब है कि निकालना प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर है, क्योंकि दिसंबर में 10,500 यूनिट्स बेचे हैं, लेकिन उनको मल्टीप्लाई जिन रुपयों से करना है वो स्टैंडर्ड वाले रुपयों से करना है। ये पार्ट ए का मतलब है। और पॉइंट 1 के अंदर अगर कहा होता कि एक्चुअल सेल 10,500 थी जबकि बजटेड 11,500 थी, तो रिक्वायरमेंट ए को सॉल्व करते हुए हमने कौन सी लेनी है? 10,500, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द मंथ दिसंबर मांगा, इसलिए दिसंबर में जो हुआ उसको यूज करना है, लेकिन रुपए कौन से? स्टैंडर्ड वाले। ये रिक्वायरमेंट ए का मतलब है। ओके, अच्छा, रिक्वायरमेंट बी में क्या करना होगा फिर? मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेना है और उसको और पार्ट ए वाले को रिकंसाइल करना है। ये कौन सी रिकंसिलिएशन है? ये वेरिएंस वाली रिकंसिलिएशन है। क्यों वेरिएंस वाली रिकंसिलिएशन है? क्योंकि पार्ट ए का प्रॉफिट निकालते हुए रुपए कौन से यूज किए हैं? स्टैंडर्ड वाले, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट तो एक्चुअल होगा। तो ये जो पार्ट बी वाली रिकंसिलिएशन है ये वो वेरिएंसेस वाली रिकंसिलिएशन है।
पार्ट सी वाली कौन सी रिकंसिलिएशन है? ये मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन वाली रिकंसिलिएशन है। पार्ट बी वाली रिकंसिलिएशन वेरिएंसेस वाली रिकंसिलिएशन है और पार्ट सी वाली रिकंसिलिएशन मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन की। लिखा हुआ है रिकंसाइल दी एक्चुअल प्रॉफिट, मार्जिनल के तहत निकला हुआ और एब्जॉर्प्शन के तहत निकला हुआ। ये इससे पिछले चैप्टर वाली रिकंसिलिएशन है जिसमें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स और वर्किंग प्रोसेस अगर है तो उसमें छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स को प्लस माइनस करते हैं। ये पार्ट सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको आप कर लीजिए और डिस्कस तो मैं कल कर ही लूंगा। लेकिन इसमें बल्कि हाँ वो भी बताता हूं, बजाय कि आप कल कर आए तो बताऊं। हाँ एक और चीज और बताता हूं, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये एक एडजस्टमेंट है और इस एडजस्टमेंट की अगर रीजन बताऊं तो शुरू में जब ये सवाल आया था कुछ 2-3 अटेम्प्ट तो मैं इसकी रीजन समझाने के लिए मिसाल बना के सवाल करा के पूरी क्लास इस रीजन समझाने पे लगा देता था। और उसके बाद सर करना क्या है इसमें करना क्या है, तो फिर मैंने वो रीजन बतानी यूजलेस समझ के छोड़ दी। तो इसलिए एक एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, फार्मूला है। अगर किसी को फिर भी बहुत जानने का नहीं सर आप बताएं, इसके लिए अलग से बताएं, वो अलग से मुझे मिले आके मैं अलग से उसकी कैलकुलेशन बताऊं फिर ठीक है। वरना जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपको हर मौके पे, जब आप 5वीं क्लास में भी पढ़ रहे थे, जरूरी नहीं होता कि हर चीज उसी वक्त सारी की सारी समझाई जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजों की कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट आपका टाइम है कि इस पे 1 घंटा लगा के ये इसकी रीजन समझाने की कोई खास जरूरत ही नहीं है। तो एक फार्मूला बता रहा हूं, बस चुप करके उस फार्मूले को मान लें और वो फार्मूला कब लगना है वो भी बता देता हूं। इस सवाल में ये कहा नहीं है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट क्या, कहीं पर ऐसी बात की, कहीं पर ये कहा होगा इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट फलाना फलाना, नहीं। कल जो सवाल क्लास में किया था सीमा एंटरप्राइजेस वाला, उसमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के बारे में लिखा हुआ था कुछ, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। उस सवाल में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट थी। अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सवाल में हुई और वो वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट हुई तो जो आज तक सीखा था वही है। अगर सवाल में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हुई और सवाल के अंदर लिखा हुआ कि इन्वेंट्री वैल्यू, ये मैंने नोट लिखा हुआ है समझ लें, अगर सवाल में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हुई जैसे इस सवाल में है, पॉइंट नंबर 6, देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग नहीं थी लेकिन क्लोजिंग थी तो है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो भी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो सवाल में और उर्दू वाला और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट हो तो जो अब तक सीखा था सब वैसे ही है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट हुई तो रिकंसिलिएशन में एक इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी डालनी पड़ती है। अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है सवाल में, सुन रहे हैं क्या काम है? वो जो ब्लू शर्ट नहीं आपके पीछे, आपसे आगे, ये ब्लैक और ब्लू, हाँ जी क्या काम है अभी? हाँ उससे पहले भी कुछ कहा है और उससे भी पहले कुछ कहा है। अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, ये कहा था अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है और वो वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो जो अब तक सीखा है वही है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है और वो वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है तो रिकंसिलिएशन में एक हमें उस इन्वेंट्री से रिलेटेड एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट क्या होगी, आप अपने वेरिएंस के नोट्स पे आइए। वेरिएंस के नोट्स में आप आ जाएं पेज 10, पेज 10 के टॉप पे। पेज 10 के टॉप पे एग्जाम नोट्स का एक डब्बा बनाया हुआ है। पेज 10 का टॉप एग्जाम नोट्स का डब्बा, इसमें तीसरा बुलेट पॉइंट, अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस भी हो सकती है, वैसे वेरिएंसेस में प्रोसेस मिक्स भी करूंगा कल। फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हुई सवाल में और वो वैल्यू होती हुई एक्चुअल कॉस्ट पे, तो रिकंसिलिएशन के अंदर एक लाइन डालनी पड़ेगी। उसका फार्मूला लिखा हुआ मैंने, और ये फार्मूला इसी तरतीब से ही लिखें। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया तो आगे पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव आया तो आगे नेगेटिव लिख देना। अब फार्मूला क्या लिखा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक है
उसकी एक्चुअल कॉस्ट माइनस अगर क्लोजिंग स्टॉक स्टैंडर्ड पे वैल्यू होता, अगर क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल पे वैल्यू हो रहा है माइनस अगर स्टैंडर्ड पे वैल्यू हो रहा होता, जो उनका डिफरेंस है वो आगे आ रहा है। और ओपनिंग स्टॉक, ये फार्मूला पलट गया, यहां लिखे हुए दो फार्मूले, ये दो फार्मूले आप याद कर लें। और ये जो बात की है कि अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो और उसको रिकंसिलिएशन में लिखना है तो ये आपको एक एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट, फिर रिकंसिलिएशन टैली होगी, ये एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो सवाल होमवर्क दिया है उसमें हमें वैल्यू डेट एक्चुअल है कि स्टैंडर्ड है नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल पे होती है, इसलिए रिकंसिलिएशन में ये एडजस्टमेंट डालेंगे तो ही रिकंसिलिएशन टैली होगी। स्प्रिंग 17 हो गया, हो गया। अच्छा, स्प्रिंग 20 का तो टाइम नहीं निकाल सका मैं, कल जो चीज समझानी थी स्प्रिंग 20 करा के तो वो भी समझा देता हूं। इसकी प्रैक्टिस कल कराऊंगा, जो बता रहा हूं, ये जो बता रहा हूं उसकी प्रैक्टिस कल होगी। अभी ये समझ लें, अंग्रेजी लिखी हुई मैंने इसकी, इसलिए समझ लीजिएगा। अगर वेरिएंस मिक्स हो जाए प्रोसेस के सवालों के साथ, तो जो वेरिएंस पढ़ा उसमें कहां क्या फर्क आएगा वो बता रहा हूं। एक मिसाल समझ लें, हमने 10,000 यूनिट्स को इनपुट किया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 था, आउटपुट हो गया 7,000, और ये जो 3,000 थे ये 70% कंप्लीट थे। ईपी बनाए अगर, तो मटेरियल के कॉलम में, कन्वर्जन के कॉलम में कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं? 7,000, 7,000, क्लोजिंग के 3,000 और 2,100, 10, 90। ईपी बनाया करते थे। प्रोडक्शन कितनी हुई? 7,000। ये प्रोडक्शन है, ये एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन है, उस पर बाद में करता हूं बात। इधर एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन 7,000 यूनिट्स है जो नजर आ रही है इधर, और स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ था कि लेबर 4 घंटे लगाया करेगा, 100 रुपए, ये स्टैंडर्ड था। जबकि लेबर ने एक्चुअली ये काम कर दिया 28,500 आवर्स में। एक्चुअल लेबर ने 28,500 आवर्स लगाए। जो अभी तक वेरिएंस एनालिसिस सीखा है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 100 इनटू स्टैंडर्ड आवर्स 28,000 माइनस 100 इनटू 5,000 कि 50,000। क्या लग रहा है इससे कि लेबर ने अच्छा काम किया? अच्छा काम नहीं किया ना, नेगेटिव है। ये फेयर है कंपैरिजन, तो ये ठीक निकला है फार्मूला वेरिएंस, नहीं कोई खराबी नहीं इसमें। हमने स्टैंडर्ड आवर्स तो ले लिए कि जो इन 7,000 यूनिट जो बन गए उन पे जो आवर्स लगने चाहिए थे, जबकि इस महीने में, इस साल में क्या इन पे लेबर ने काम नहीं किया? इन पे भी काम किया है। ये जो 3,000 यूनिट्स हैं इन पे भी तो काफी सारा काम हुआ ही है।
तो ये जो लेबर ने यहां 28,500 आवर्स लगाए वो सिर्फ इन 7,000 यूनिट्स पे नहीं लगाए हैं, इन 3,000 पे भी लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 7,000 पे लगने वाले टाइम को तकरीबन 9,000 पे लगने वाले टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये फेयर कंपैरिजन है? फेयर तब होगा जब हम स्टैंडर्ड आवर्स किन के हिसाब से कैलकुलेट करें, 7,000 के हिसाब से। स्टैंडर्ड आवर्स 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से कर दिया तो फेयर नहीं है। क्यों नहीं है फेयर? क्योंकि लेबर के जो एक्चुअल आवर्स हैं वो सारे इन 7,000 यूनिट्स को बनाने में तो नहीं लगे, इन पे भी तो लगे हुए हैं ना। 70% कंप्लीट है तो 70% मेहनत तो उस पर भी हो चुकी हुई है। तो हमें यहां कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स 4 घंटे इंटू 7,000 करना सही नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, 9100 करना पड़ेगा। तो अब तक पड़ी हुई चीज क्या बदली कि जो हम अब तक एसएच निकालते थे वो निकालते थे स्टैंडर्ड में लिखे हुए को मल्टीप्लाई करते थे किससे, अब एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं करना, ईपी से करना। और अगर मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे तो इससे, और जब लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे तो इससे। ये आप वेरिएंस के नोट्स में ये बात समझ आई कि दिमाग बंद कर लिया। ये फेयर नहीं है ना, हम अगर फिनिश गुड्स प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर लें तो अगर सवाल में प्रोसेस मिक्स हो गया तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जो अब तक हम एसएच एएच निकाला करते थे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए निकालना है। ये मैंने पेज 8 के लास्ट में लिखा हुआ है, आपके वेरिएंस के नोट्स पेज 8 सबसे आखिरी पॉइंट। अच्छा, ये मैंने एक्चुअल आवर्स की बात क्यों लिख दी? हो सकता है सवाल में ये कहा होता कि एक्चुअल आवर्स 28,500 बताने की बजाय आपको कहते कि स्टैंडर्ड से 10% ज्यादा लगे। ये भी तो हो सकता था ना, ये 28,500 ना बताते, हो सकता है सवाल वाले ने कहा होता कि स्टैंडर्ड से 10% ज्यादा लग गए, यानी 4.4 लग गए। तो उस 4.4 से टोटल तक कैसे पहुंचता, इंटू 7,000 नहीं। इसलिए मैंने एएच एसएच दोनों के लिए बात लिखी कि अगर सवाल में हमें एएच और एसएच निकालने पड़ रहे हैं तो आज तक जो हम एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए निकाला करते थे, अब एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेंगे। मटेरियल के वेरिएंसेस के लिए ये, और लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस के लिए। कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।